उसके नतीजे में ये होगा कि जो तरक्की पजीर दुनिया है उसको सस्ता तेल मिलेगा। इसलिए वो कुछ अर्सा यानी ज़्यादा देर तक, जैसे फ़र्ज़ किया कि आपका यूरोप अमेरिका अगर आज तेल का इस्तेमाल छोड़ दे तो तेल इतना सस्ता हो जाएगा कि आपको ये अरब ममालिक कहेंगे लो $10 पे ले लो, $5 पे ले लो, हमसे पैसे ले लो, क्योंकि उनकी ज़मीन में तेल पड़ा हुआ है। और वो ऑलरेडी इस सिलसिले में फ़िक्रमंद हैं, इसलिए कि वो आपने ये ख़बरें सुनी होंगी कि जी सऊदी अरब जो है वो इंडिया में इतने $60 बिलियन का पेट्रोकेमिकल प्लांट लगा रहा है। ये पेट्रोकेमिकल प्लांट्स लगाने की वजह ये है कि वो डरे हुए हैं कि हमारे पास तेल है ज़मीन में, हो सकता है कि इसका इस्तेमाल ही ना रहे, तो इसके जो और इस्तेमाल है ना वो निकाले जाए। अच्छा, ये तो खैर हो गई ये बात, लेकिन मैं एक दो चीज़ें और बयान करना चाहता हूँ, मेरे जहन में बस आ गई। ये ज़राए जो हैं तेल के, पाकिस्तान के लिए अगर तेल ही इस्तेमाल करना है ना, और आप महंगा तेल भी अगर पैदा कर सकते हैं, तो पाकिस्तान इस लिहाज से जो शेल का तेल है जो कि अब अमेरिका निकाल रहा है, उसमें पाकिस्तान की भी सूरत हाल अच्छी है। नहीं एक मिनट, मैं आपको बात काटना चाहता हूँ। मैं क्योंकि स्टडीज़ में डायरेक्ट इन्वॉल्व रहा हूँ, जी, कि जितनी शेल गैस स्टडीज़ है, इसलिए मैं आपकी बात काट रहा हूँ। बात असल में ये है कि शेल आयल अमेरिका में जो बूम आया था वो भी ठुस हुए है। हमारे यहाँ सिर्फ हमने स्टडीज़ 2 करवाई हैं कि वो है रिसोर्स पोटेंशियल हमारा क्या है। पोटवार में तो उसका पोटेंशियल है ही है, वो सिर्फ सेंट्रल और लोअर इंडस बेसन में उस साइड के है, ठीक है। और कुछ चीज़ें उसमें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें गैर यकीनी हैं। हम जब तक वो उसको हमें आइडेंटिफाई कर लिया कि जो जिन्होंने बताया था शेल के अंदर वो पैदा होता है और सारा उसमें से निकल नहीं पाता है, बाकी उसके अंदर फंसा रह जाता है जहाँ से वो जनरेट हुआ है आयल या गैस। तो जो फिगर उसकी आई है वो यानी तकरीबन 90 ट्रिलियन क्यूबिक फुट से 120 तक की फिगर है। 120 ट्रिलियन क्यूबिक फुट की गैस इसके अंदर फंसी, अभी तक निकली नहीं है। पाकिस्तान के अंदर। अब इसका अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं कि 90 TCF अगर मिनिमम है तो सुई का ज़ख़ीरा हमारा 12-13 TCF का आज तक साबित हुआ है। तो ये 90 TCF की बात कर रहे हैं। अच्छा, 90 TCF और 100 या 120 TCF की जब आप बात करते हैं तो शेल में से वैसे आजकल जो अवेलेबल या मौजूद नॉन टेक्नोलॉजी उसमें से कितना आप ज़ख़ीरा कर सकते हैं, उसमें कितना निकाल सकते हैं। रिकवरी फैक्टर हमारा 15-16% भी नहीं है इसमें से, यानी अगर उसमें से हम वो कामयाब ही होता है निकालना उसमें से, तो उस 90 TCF जो है ट्रिलियन में से भी 10-15% निकाल सकते हैं आप, बाकी फिर भी उसके अंदर रहेगा। एक तो ये उसके अंदर मसला है, और दूसरा उसके अंदर हमने अभी चेक नहीं किया है कि ये एक्सप्लॉइटेबल है या नहीं है। उसके लिए पहले कुछ प्रोजेक्ट लगाते हैं। हमारी एक कंपनी है जो चाइनीज़ कंपनी है, UEPL ने 3 वेल ड्रिल किए हैं, अभी रिसेंटली किए हैं। एक वेल ड्रिल कर रही है OGDCL कर रही है। उसने जो 3 वेल किए हैं उसके मुताबिक ये हमारे पास अभी भी फीजिबल नहीं होगा, देने कुछ नहीं। और वो उन्होंने जो सबसे बेहतरीन जगह थी, स्वीटेस्ट ऑफ द स्वीट स्पॉट, ये जिसको कह रहे थे वो ब्राइट स्पॉट जिसको कहते हैं, एनामलीज ब्राइट स्पॉट्स जो है उसके उन्हीं पे ही ड्रिल की है उन्होंने, लेकिन वो अभी तक समझो कि बहुत मुश्किल है। उसमें इतनी कम प्रोडक्शन थी उसकी कि वो इकनॉमिकली नहीं बैठती है, ठीक है। OGDC के रिज़ल्ट आ जाएंगे उसमें भी ऐसे है, क्योंकि जो अमेरिका की सक्सेस स्टोरी है वो शेल्स उनकी डिफरेंट है, हमारे डिफरेंट है। हमने उसका कंपैरिजन भी करवाया है। डिटेल और कैरेक्टरिस्टिक जो है फिजिक प्रॉपर्टीज़ उनकी शेल्स की क्या, हमारे की क्या है। मेरी उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत एप्रीहेंशन है, इतनी सक्सेस नहीं हो सकती। चलिए ठीक है। और फिर ये कि ये जो एक और इकोनॉमिक्स जो उसकी आ रही है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी PPL या OGDCL है, उन्होंने प्रेजेंटेशन दी आगे हमें। वो कहते हैं ब्रेक इवन प्राइस हमारे पास $25 आ रही है। $25 लोग हमें प्रोपगंडा जो भी पढ़ते रहे, ये मेरे पास सारी उनके पास कैलकुलेशन वर्किंग उनकी मेरे पास है।
$25 आ रही है। हाँ, अगर आप हमें टैक्स में कुछ इंसेंटिव दे देते हैं तो ये कम हो के $12-13 पे आ सकती है। वो 80% अगर आप देते हैं, टैक्स रिबेट देते हैं हमें। ये टैक्स रिबेट का उनका मतलब ये था कि हमारा जो कंपनी के खर्चे हैं उसमें से जो हमारा इधर खर्चा हो रहा है उस पर हमें 80% आप टैक्स रिबेट दे देते हैं, तो फिर ये कम हो के प्राइस हमारी $12-13 पे आ जाएगी। 12-13 अभी भी आज की प्राइस के मुताबिक महंगा है, ठीक है। तो अब 80% रिबेट देने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट पैसा दे रहे, गरीब गवर्नमेंट जिसके पास पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पहले ही नहीं है पैसे हैं, उसकी बजाय तो गवर्नमेंट अपना प्रोजेक्ट कराए, वो नहीं हो सकता उसका। सदर साहब ने, मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा था। देखिए, शेल गैस का जहाँ तक प्रॉब्लम है, शेल गैस का जो प्रोसेस है फ्रैकिंग, हाँ, तो वो फ्रैकिंग का प्रोसेस, एक तो एक्सपेंडिचर बहुत है, मतलब उसके अंदर कोई सीधी सादी ड्रिलिंग जिस तरीके से अपने साइड, उसमें एंगलिंग है, मतलब आपका एंगल ड्रिलिंग उसमें मैं आपको ये इलेबोरेट करता हूँ। ये होता है कि वेल आप सीधा वर्टिकल ड्रिल करते हैं, ठीक है। 20 मीटर का एक शेल है जो कि गैस ये प्रोड्यूस कर सकता है, और वर्टिकल गैस तो सिर्फ 20 मीटर हमें ये अवेलेबल है। उसी को मैं फ्रैक करूँगा, जो भी करूँगा उसी को मैं फाड़ूंगा, प्रेशर दे के उसको उसकी ट्यूबर निकाल दूंगा ताकि उसमें से गैस निकले आसानी से, ठीक है ना जी। तो 20 मीटर है, नहीं मैं कहता हूँ नहीं, इसका सरफेस एरिया बढ़ा दें आप, मैं उसमें हॉरिजेंटली चला जाता हूँ, यानी वो 20 मीटर की लेयर जो है उसके अंदर मैं हॉरिजेंटली से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर उसके अंदर चला जाता हूँ। फिर उसके अंदर मैं 10-15 जगह के ऊपर उसको फ्रैक कर देता हूँ, तो मेरे पास कितना बड़ा एरिया हो गया, फिर मिकदार बढ़ जाएगी। अच्छा, अभी इस वक्त जो रेट है हमारा कि एक फ्रैक जॉब में 1 मिलियन का खर्च आता है। अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा, यानी जो फ्रैक करने वाले उनके लिए ज़्यादा मार्केट क्रिएट कर दूँ, वो मुमकिन है कि 1 मिलियन की बजाय कह 400, मतलब है कि 4 लाख में या 5 लाख में मैं आपको वही काम करके देता हूँ। अगर वॉल्यूम काम का बहुत ज़्यादा हो तो मुमकिन है कि वो आ जाए, ठीक है ना, लेकिन खर्चा तो उसमें बहुत ज़्यादा आएगा। फिर भी वर्टिकल आमतौर पर मैं सीधे वेल करता हूँ, वर्टिकल वेल करता हूँ, तो ये एडिशनल खर्चा है कि अगर मैं 10 जगह पे या 15 जगह पे उसको फ्रैक करता हूँ तो 15 मिलियन का मेरा एडिशनल खर्चा आ रहा है। तो ये अमेरिका में फिजिबल है, यहाँ पे नहीं आता। नहीं, अमेरिका में देखें, उनको ये था कि उन्होंने उसमें ये हुआ ना, वो फिर भी आम मार्केट को फिर भी वो नहीं कम्पीट कर रहे थे। उन्होंने कम्पीट जो किया है, अच्छी प्राइसेस आपको तेल की अगर मार्केट में मौजूद है तो फिर ही वो कम्पीट कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, फ्रैक करने वाले जो हैं या ड्रिलिंग करने वाले, उनको आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया जी भैया 1000 वेल मेरे कर रहे हैं, हम तो 2 वेल करके रो रहे होते हैं, 1000 वेल करने हैं, तो वो जो यानी कि 10 रुपये ले रहा है एक काम के, तो वो कहेगा ठीक है मैं 3 रुपये में काम करता हूँ। तो वॉल्यूम में वर्क ज़्यादा आ रहे हैं ना, स्केल ऑफ इकोनॉमी जिसको कहते हैं, वो ज़्यादा आ रही है। तो उसकी वजह से उनके रेट्स इतने कम हुए, जैसे ये काम जो यहाँ करते हैं यहाँ के रेट अलग है, बाकी जहाँ पे बड़ी मार्केट है वहाँ रेट ज़्यादा होते हैं, तो वो उसकी वजह से उनके वो रेट्स कम हुए, वो खर्चे कम हुए, तो वो कम्पिटेटिव हो गए मार्केट में। ऐसे ही जैसे बाकी इंडस्ट्री की अब बात करते हैं कि बिजली सस्ती कर दो, जैसे इंडिया कर रहे हैं, जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो हमारी इंडस्ट्री मुमकिन इंटरनेशनली कम्पीट करने लग जाए। यही बात है कि उन्होंने उनके खर्चे कम कर दिए, वो कम्पिटेटिव हो गए। सर आप बोलिएगा। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ, एक और अमेरिका के बारे में तो मैं ये बताऊँगा आपको कि जब भी तेल की कीमतें गिरती हैं ना, तो उनके बहुत सारे तेल के जो रिग है ना, जो शेल में काम कर रहे होते हैं, वो शट डाउन हो जाते हैं। तकरीबन 40-50 के दरमियान है उनका प्रोड्यूस करने का जो खर्चा है। तो चूँकि वो एक ओपन मार्केट है, क्या पर बैरल ये खर्चा है। तो जो शेल हमारा है, फ़र्ज़ किया इसमें पोटेंशियल हो भी, तो जो मौजूदा प्राइसेस हैं उन पे तो वाइबल नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज़ जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, उसे कहते हैं गैस हाइड्रेट। वो ये है कि जो ये मीथेन गैस है ना, ये ख़ास प्रेशर और टेम्परेचर पे ना जब पानी से मिलती है तो पानी के साथ बाइंड कर जाती है और वहीं पे बैठ जाती है, एक ना बर्फ़ जैसी शक्ल में बैठ जाती है।
समुद्रों की तह में। तो सारी दुनिया के जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना, समुद्रों में ख़ास डेप्थ पे इसके यानी तह में बेतहाशा ज़खायर हैं। उसके अलावा इसके बेतहाशा ज़खायर हैं साइबेरिया में और कनाडा का जो ठंडे इलाकों में। हमारे जी, जी। गवादर ऑफशोर जो है ना, ये मकरान ऑफशोर में उसके ज़खायर इसके काफ़ी सारे मौजूद हैं, कहते हैं। लेकिन उसको अभी तक एक्सट्रैक्ट करने का कोई अच्छा तरीका जो है पड़ी हुई है वहाँ पे, पड़ी हुई है, लेकिन एक पड़ी हुई है, यानी उसमें ये चाइना ने कुछ साल पहले उन्होंने पहली दफ़ा रिपोर्ट किया है कि हमने 2 हफ्ते तक उसको प्रोड्यूस किया है कामयाबी से। जापान नहीं, चाइना ने भी, हांगकांग ऑफशोर में चाइना ने भी, जापान ने भी, आप सही कह रहे हैं, जापान ने भी किया है, चाइना ने भी किया है। ये नेट पे मौजूद है इन्फॉर्मेशन। मीथेन प्योर फॉर्म में होता है, जस्ट यानी प्योर फॉर्म में ऊपर ही पड़ा होता है, यानी पानी है ना तो ज़मीन उसके ऊपर पड़ा होता है। आप उसके गूगल पे जाके ना गैस हाइड्रेट्स के बहुत डिटेल उसकी जो एस्टिमेटेड मिकदार है वो जितना भी नॉन ऑयल है ना दुनिया में उसके सैकड़ों गुना। देखें ये टेक्नोलॉजी, ये स्पेकुलेटिव जो रिजर्व हमारे होते हैं इसका, लेकिन एक मसला है उसके अंदर, वो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग से जो है ना उसको ख़तरा है, क्योंकि जैसे जैसे ज़मीन का टेम्परेचर होगा तो बल्कि कनाडा वगैरह में और साइबेरिया में इस चीज़ का ख़तरा है कि वो ख़ुद ब खुद ज़मीन से निकल के फ़िज़ा में दाखिल होना शुरू हो जाएगी। और ये जो मीथेन गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस। ये जो चिश्ती साहब ने कहा था ना कि ये जो इतने साल तक चलेगी हमारे रिजर्व, ये तो अब तक के नॉन रिजर्व हैं। अगर नए रिजर्व डिस्कवर हो जाते हैं बड़े बड़े, जो कि अफ्रीका इस वक्त सेंटर में, मतलब सेंटर में है जहाँ सबसे ज़्यादा डिस्कवरीज हुई है और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल उनका अब नज़र आ रहा है, अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका और कई जगहों पे। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये है कि वहाँ बड़ी बड़ी बिलियन एंड बिलियन ऑफ बैरल्स की डिस्कवरीज हो गई हैं, लेकिन अनडेवलप्ड पड़ी है। अनडेवलप्ड इसलिए कि बहुत रिमोट एरियाज़ हैं और पॉलिटिकल सिचुएशन उसकी ये है कि वहाँ पे डेवलप नहीं कर सकते हैं। कास्ट उनकी आती है कि वहाँ अपनी तो उनकी कंजम्पशन है कोई ना, तेल कोई लेकर जाएगा साहिल समुंदर तक, किसी को 1000 मीटर किलोमीटर 1200 किलोमीटर की पाइपलाइन डालनी पड़ेगी, उसकी इकनॉमिक्स वहाँ पे ख़राब हो रही है, इसलिए उसको डेवलप नहीं कर पा रहे। लेकिन वो डिस्कवर भी हो गए हैं रिजर्व, उसकी वजह से कंपनी जो है वो उस पर कर रही है काम। देखें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है या उनकी 3:15 हो गए। सदर साहब गुफ्तगू के मुतालिक फरमाएँ तो फिर हम उसके बाद फिर फ़कीर साईं की शायरी भी सुनेंगे। आप इजलास को मेरे हिसाब से आज हमने एक तो सबसे पहले के जो पेट्रोलियम की तालीम है, मतलब हमने वो सीखी, और पाकिस्तान के अंदर जो एक खुशफहमी या गलतफहमी, स्पेशली जो, क्योंकि अब तक तो 63 से ऑफशोर ड्रिलिंग जो है वो पाकिस्तान में हो रही है, कभी कोई स्टेटमेंट सरकारी सतह पे नहीं दिया जाता। पहली दफ़ा हुआ कि केकड़ा के टाइम पे कि आपका प्राइम मिनिस्टर आके ऐलान करता है कि जी हम अरबों से भी ज़्यादा तेल जो है वो पाकिस्तान के अंदर दरियाफ्त होने जा रहा है, जबकि मेजॉरिटी लोग जैसे कि ये बता रहे हैं कि लोग इनके पास आ रहा था, वो जितने पेट्रोलियम इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग थे, जब मेरी उनसे बात होती थी तो उन सब का जवाब जो था वो कह रहा था कि ज़ीरो है। अब ये भी बड़ी एक परेशानी की बात हो जाती है कि आप पॉलिटिकल हाइप क्रिएट कर दें और चीज़ जो है वो फेलियर की तरफ जा रही है, यानी उनके जो मुशीरान हैं वो उनको एक गलत इन्फॉर्मेशन या मिसकॉन्सेप्ट दे के वो सबको कंफ्यूज कर दें। तो पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ है ये वाली, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी बताई वो 10-12% प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक वेल ड्रिल किया जाता है, पूरी दुनिया में किया जाता है, और इसके अंदर नाकामी के इम्कानात, यानी खुद पाकिस्तान हालांकि डेटा पे बहुत अच्छा है, मतलब सऊदी अरब वगैरह के अंदर 8 वेल की ड्रिलिंग पर 1 वेल कामयाब हुआ, पाकिस्तान के अंदर जो है वो 5-1 का रेशो, यानी पाकिस्तान में कामयाबी की शरह ज़्यादा है, यानी हमने कम पैसा खर्च किया क्योंकि हमारे पास वसाइल कम है, तो बड़ी मुश्किल से हम खोदने जाते हैं वेल।
अमूमी हालात के अंदर ये नहीं होता कि अंधाधुंध जो है हम खोदने चले जाएं, क्योंकि जैसे केकड़ा खोदा गया तो 25% का शेयर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बेयर करना था, 4 कंपनीज का कंसोर्शियम। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है सच नहीं, मतलब 3-3.5 अरब डॉलर का हमारा लॉस हुआ है। नेशनल कंपनीज थी, हाँ। पीपीएल और ओजीडीसीएल, ये 2 गवर्नमेंट का पैसा था। बाकी जो ईएनआई और जो अक्सी थी, हाँ, वो तो वही मैं कह रहा हूँ कि 50% हमारे ऊपर बेयर करना पड़ा ना लॉस हमको। तो अब ये हम कितना लॉस कितना बेयर कर सकते, तो इसलिए हम कम वेल की ड्रिलिंग पे जाए और हम कोशिश करते हैं कि शेयरिंग करें, कि जिसके अंदर अगर लॉस हो तो फिर हम लॉस में भी उनको शरीक करें, और अगर कोई कामयाबी हो तो उस कामयाबी में भी उनको शरीक करना पड़ता। मतलब हमारे यहाँ ये नहीं है कि सीधा साधा सिर्फ गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट से ये काम हो पाएगा, तो इसके इम्कानात बहुत कम हैं। मतलब इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जहाँ तक शेल गैस की बात की गई, शेल गैस जो है वो पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिकली, और दूसरी ये कि अमेरिका के तजर्बे ने बताया कि इन्वायरमेंटली उसके लॉसेस जो है वो बेइंतहा ज़्यादा है। क्योंकि आप ज़मीन के अंदर जब ज़्यादा गड्ढे क्रिएट कर देते हैं तो एक हल्का सा भी अर्थक्वेक चीज़ों को जो है वो आपके तिलपट करने के या चीज़ों को दफन करने की तरफ जो है उसके रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो मतलब शेल गैस के ऊपर तो इन्वायरमेंट की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके बहुत ज़्यादा कंसर्न। तीसरी बात, हमने कोयले के ज़खायर में पाए। कोयले के ज़खायर हमारे पास बड़े अच्छे मौजूद हैं, और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उनमें मॉइस्चर ज़्यादा है तो आप उनको नॉर्मल माइनिंग करके आप उसको नहीं निकाल सकते। तो उसके ऊपर 96 में ही ब्रिटिश कंपनी आई थी, मैंने उनके साथ काम किया। उनकी ये रिपोर्ट थी कि इन सीटू अगर आप बंद करेंगे तो उसके ऊपर आप थर्मल पावर लगाकर आप उसके ज़रिए बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि अब एंग्रो ने और चाइनीज़ ने कुछ इस तरीके से वर्क किया है। तो वहाँ से हाँ, तो उस कॉन्सेप्ट के ज़रिए जो है वो कुछ बिजली जो है वो प्रोड्यूस हुई, तो जो कि अब कोई 650 मेगावाट बिजली इस वक्त थरकोल से पैदा हो रही है। और हम 8-10 प्लेस के ऊपर इसी तजर्बे को करते हुए बजाय कि हम माइनिंग की कोशिश करें, क्योंकि गीला कोयला मार्केट नहीं रखता, तो हम उसको उसी इन सीटू बंद करके हम उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की ज़रूर कैफियत रखते हैं। और वो कोयले का प्लांट जो होगा, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन नहीं है, इरिगेशन लैंड भी नहीं है और कोई बड़ी आबादी भी नहीं है, तो उस जगह पर वो कोई इन्वायरमेंटल को इतना हैज़र्डियस भी नहीं होगा। मतलब बजाय इसके कि जैसे हम साहिवाल या शेखपुरा में कोयले के लगा रहे हैं, तो वो पावर प्लांट जो है वो आबादी का भी एरिया है, हमारी कल्टीवेशन को भी लॉस देगा और हमारे इन्वायरमेंट को भी ख़राब करेगा। तो वो ये सारी चीज़ों के कंसर्न जो है वो हमें रखने ज़रूरी है। तो मतलब टेक्निकल चीज़ों को हमारे यहाँ खामा खाए में मीडिया हाइप या पॉलिटिकल हाइप के ज़रिए चीज़ों को बहुत ख़राब किया जाता है, या बहुत ज़्यादा उम्मीदें बंधवाई जाती हैं। हमें कम से कम एज ए प्रोग्रेसिव इन सारी बातों की उलझने के बजाय उनके जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे कि आज 2 एक्सपर्ट्स हमारे सामने मौजूद थे और उन्होंने बहुत सारी गलतफहमियाँ जो हमारे पास पाई जाती थी उनको दूर करने में मदद दी। मैं उसके ऊपर फ़कीर साई का और इसहाक साहब का जो है बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे प्रोग्रेसिव राइटर्स को जो है ये मौका प्रोवाइड किया कि हम उसको टेक्निकली और इब्तदाई इंफॉर्मेशन जो है और उसकी वायबिलिटी उसको प्रॉपरली समझ सकें, और ताकि हम एक गलत फहमियाँ जो हमारे पास पाई जाती हैं उनसे हम निजात हासिल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।